आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों जो है एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो आरएसएस के जो संस्थापक थे हेडगेवार, वो पहली बार एक टीम लेकर के गए थे, हिटलर से मिलने गए थे, मुसोलिनी से मिलने गए थे, और वहां से एक आइडियोलॉजी लेकर के आए। उसका आइडियोलॉजी यह था हिटलर का कि अगर लंबे समय तक के आपको शासन में बने रहना है तो आप उस देश की प्रजा को, उस देश की जनता को आर्थिक रूप से पंगु बना दो, दरिद्र बना दो। जब वो जनता दरिद्र हो जाएगी तो तुम थोड़ा सा खैरात दोगे तो तुम्हारे पीछे जनता दौड़ेगी। सेंट्रल की सरकार को बचाने के लिए इसने 5 किलो फ्री का अनाज देना शुरू किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 129वीं जयंती समारोह है और हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। जानते हैं कि बैनर में जो लिखा हुआ है कि अमेरिका जो है मुर्दाबाद के नारा लिखा हुआ, बहुत सारे मुद्दा है, हम इससे बातचीत करेंगे। अभी आप लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती मना रहे हैं, पखवाड़ा मना रहे हैं, और इसमें जो है अमेरिका के विरोध कर रहे हैं। जैसे अमेरिका का विरोध है हम लोग इसलिए कर रहे हैं, और मेरे बैनर में भी विरोध इसलिए है कि हम भारत के सबसे महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज याद कर रहे हैं। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत भूमि पे भारत की आज़ादी के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ रहे थे, उधर चीन की धरती पे माओ त्से तुंग लड़ रहे थे, रूस की धरती पे लेनिन स्टालिन लड़ रहे थे, और मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच जब संघर्ष चल रहा था तो हमारे जो लीडर थे वो धुरी राष्ट्र के साथ अलायंस जैसे बनाया था अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए, इंग्लैंड को कमजोर करने के लिए। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड भी था, फ्रांस भी था और अमेरिका भी था। तो मुझे तो एनर्जी मिल रहा था, आज़ाद हिंद फौज को एनर्जी मिल रहा था ये धुरी राष्ट्र से, और सप्लाई सेना को हो रहा था वहाँ से, और हमारी सेना जो है आज़ाद हिंद फौज की जो सेना है उभर रही थी। दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसी क्रम में अमेरिका ने क्या किया कि पहली बार उसने परमाणु बम का प्रहार किया और जापान पे उसने परमाणु बम गिरा दिया। तो जर्मन, जापान, इटली से हमला सप्लाई जैसे रुक गया, परमाणु बम गिरा दिया, 1.5 लाख लोग एक पल में मारे गए। और यही कारण हुआ कि हमारा आज़ाद हिंद फौज फेलुअर जैसी हो गया। बड़ी शहादत के बाद भी लाखों लोग जैसे शहीद हुए थे। एक मोर्चा पर तो 26,000 जवान इम्फाल में खाली शहीद हुए थे, बहुत लाखों जवान शहीद हुए थे। हम फेल हो गया। तो इस लड़ाई को विफल करने के पीछे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में अगर महत्वपूर्ण भूमिका रहा तो वो अमेरिका का रहा। कल भी मुझे जैसे धोखा दिया था, अगर आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली होती तो आज ये इस देश का हाल नहीं होता जो आज इस देश का हाल हो गया है। आज जो यह देश है वो फंस गया है कहाँ भाई? तो हिटलरी और मुसोलिनी का जो आइडियोलॉजी था। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं, अभी एक आदमी चर्चा किए कि वो गए थे वहाँ, सुभाष चंद्र बोस गए थे हिटलर के पास, मुसोलिनी के पास, उसे दोस्ती करने नहीं गए थे। क्योंकि हमारा दुश्मन कौन था उस समय? हमारा दुश्मन इंग्लैंड था, और इंग्लैंड मित्र राष्ट्र में था, और हम गुलाम थे डायरेक्ट इंग्लैंड के। दुनिया के 72 देश उस समय गुलाम थे। तो हमारी तो लड़ाई था इंग्लैंड से, मुक्ति की लड़ाई हम लड़ रहे थे। तो जहाँ से हमको एनर्जी मिलेगा वहाँ से हम सहयोग जैसे लेंगे। आज भी देख रहे हैं दुनिया के देश आपस में लड़ रहे हैं, तो जहाँ से हथियार मिल रहा है, उनको मदद मिल रहा है, उससे सहयोग ले रहे हैं। यही उनका जैसे नीति था। तो हुआ कहा कि आज जो देश में है वो चल रहा है हिटलरी जैसी आइडियोलॉजी। हिटलर का, मुसोलिनी का जो आइडियोलॉजी था, जैसे मैं अभी बोला कि आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों जो है एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो आरएसएस के जो संस्थापक थे हेडगेवार, वो पहली बार एक टीम लेकर के गए थे। कहाँ गए थे? वहाँ हिटलर से मिलने गए थे, मुसोलिनी से मिलने गए थे, और वहाँ से मिल करके वहाँ से एक आइडियोलॉजी लेकर के आए। उसका आइडियोलॉजी यह था हिटलर का कि अगर लंबे समय तक के आपको शासन में बने रहना है तो आप उस देश की प्रजा को, उस देश की जनता को आर्थिक रूप से पंगु बना दो, दरिद्र बना दो। जब वो जनता दरिद्र हो जाएगी तो तुम थोड़ा सा खैरात दोगे तो तुम्हारे पीछे जनता दौड़ेगी।
आज इस प्रैक्टिस में ही सफल है। कौन सफल है? ये जो अभी सेंट्रल में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, कहने में कोई संकोच। बिहार में भी तो आरएसएस के हाँ हाँ, वो है, ऐसा नहीं कहा जाएगा, वो है। जो काम उसने अपनी सत्ता बचाने के लिए बीजेपी ने किया, सेंट्रल की सरकार को बचाने के लिए इसने 5 किलो फ्री का अनाज देना शुरू किया, और फिर स्टेट की सरकार इसे यहाँ बचाना था, उसको लगा कि महत्वपूर्ण है यहाँ की सरकार बचाना बिहार की, तो इसने क्या किया कि 14,000 करोड़ रुपया विश्व बैंक से कर्जा लेकर के महिलाओं में जैसे कि बांट दिया। इस देश का जो कर्ज है, विश्व बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है आज तो वो भारत है। तो 40,000 करोड़ रुपया बांटा गया। हाँ, 40,000 करोड़ रुपया जैसे बांट दिया गया। तो विश्व बैंक का सबसे बड़ा जैसे कर्जदार जैसे देश अगर वर्ल्ड में है इन प्रेजेंट, अभी मैं बोल रहा हूँ, तो वो भारत है। तो ये कर्जा ले करके क्या कर रहे हैं, कर्जा लिए तो ये भार किस पे पड़ा, ये देश के प्रजा पे ना पड़ा। आई सत्ता बचाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, खैरात बांट रहे हैं और सत्ता पे कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें तो भी बहुजन समाज के जो लोग हैं, नेता हैं, ये भी तो साझेदारी है ना। तो फिर आप सिर्फ एक भाजपा पर क्यों? देखिए, असल चीज है, देखिए, हमेशा जो शोषक वर्ग होता है, शोषक वर्ग तेज होता है, तभी तो जैसे कि वो पावर में बना हुआ रहता है। आज नई बात है नहीं है, आप इतिहास में जाएंगे तो कल जब पूरी दुनिया में ये था दास प्रथा थी, तो दास प्रथा में जो मालिक बने हुए थे, मालिक तो जैसे तेज थे, बुद्धि बल से वो तेज थे, तो बहुसंख्यक जो जनता थी 99% जनता को गुलाम बनाए हुए थे और उनका वो शोषण कर रहे थे, भयंकर शोषण कर रहे थे। जैसे आज हम लोग खस्सी बकरी मुर्गी सुअर बेच देते हैं मेला में, उस तरह से दूसरे मालिक के हाथ से बेच देते थे। और जब दास प्रथा का अंत हुआ, कब, जब संघर्ष हुआ तब मालिकों और दासों में, दासों के बीच से नेतृत्व पैदा हुआ, ये आपस में जैसे मिल करके लड़े मालिकों से, मालिकों को मारा है, पीटा, उसके बाद जो बचे खुचे मालिक थे वो सरेंडर किए कि हम आप लोगों को गुलाम नहीं बनाएंगे। तब दुनिया जैसे वहां से निकल करके आगे बढ़ी, तो जब दुनिया आगे बढ़ी तो भूदास काल आ गया, जिसे हम लोग राजा रजवाड़ों का काल कहते हैं। तो राजा रजवाड़ों के काल में क्या हुआ कि जिसके बाहु में बल था वो धरती पे कब्जा कर लिया, और बाकी जो प्रजा थी उसको कहा कि ये धरती है हमारी है, इस पे तुम खेती करो, जितना खेती करना है करो, मुझसे परमिशन लेकर के, और जो उत्पादन होगा उसका 6 आना अपने ये राज दरबार को देना, और 10 आना में अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करना। इस तरह से हजारों साल जैसे ये राजा के चंगुल में जैसे फंसी हुई रही जनता। अब राजशाही जब खत्म हुआ 1649 से, पहली बार 1649 ईस्वी में राजा को इंग्लैंड के धरती पर फांसी दी गई। चार्ल्स प्रथम उसका नाम है, इतिहास में आप पढ़ लेंगे, अभी कोई इतिहास 7वां 8वां का निकालेंगे तो मिल जाएगा। तो फांसी दे करके पूंजीवाद आया है। अब ये पूंजीवाद क्या कर रहा है कि पूरी जो दुनिया की जो मेहनतकश जनता है उसको ये जैसे गुलाम बना रहा है। कैसे? तो पूंजी के बल पे पूरी दुनिया के देश आज जो गुलाम है। देखिए, आप सवाल जो मेरा जो सवाल था जी बोलिए। कि ये जो है आप सिर्फ भाजपा और आरएसएस पर जो लगा रहा है, तो इसके सहयोग करने वाले, ठीक है, उधर भी जैसे मैं आता हूँ, उधर मैं आता हूँ। हम मैं यहाँ बोल रहा था, हम बोल रहे थे, वहीं बोलते बोलते आगे थोड़ा सा निकल गए कि शोषक वर्ग होता है हमेशा वो बुद्धि बल से, है ना, सामान्य लोगों से तो तेज होता है, तभी तो वो पावर में बना हुआ रहता है। तो ये बुद्धि जैसे कि ये लगा रहे हैं कि समाज के जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी के जो लोग हैं, इनको सत्ता का लालच दे करके अपने में जैसे ये ले रहे हैं, और ये सांप्रदायिक और जातीय सेंटिमेंट जैसे खड़ा कर रहे हैं इस देश में। उसी सेंटिमेंट में जनता अपने दुश्मन को पहचान नहीं पा रही है। इसलिए मैंने जैसे कि कहा कि आप अपने दुश्मनों को पहचानो। ये हमारा जो लीडरशिप है आगे से बता रहा है, समाज के जो ओबीसी के जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, ओबीसी के भी लोग तो भी दुश्मन है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो नीतीश कुमार भी दुश्मन है, एकदम दुश्मन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग हमारे दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं वो हमारे दुश्मन हैं, इसमें कोई संदेह
नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ कि आजादी के 68 वर्ष हो गए। 68 वर्ष में ये जो सचिव स्तर के जो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, 90 पदाधिकारियों में से 80 जो पदाधिकारी हैं, 80 पदाधिकारी तो जो वही लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, एक वर्ग विशेष का है। और यही हाल सुप्रीम कोर्ट में जजों का है। आज 90% जो जज हैं वो उसी के हैं। मैं बता रहा हूँ कि आज़ादी के 68 वर्ष के बाद ये स्थिति है। मैं एकदम कंफर्म बता रहा हूँ कि एक मुस्लिम जज, एक ईसाई जज, एक पारसी जज और 3 दलित 2023 में आए हैं पहली बार। उसके पहले दलित जज नहीं थे। और उसमें भी एक जज पे इन बेईमानों ने जैसे कि जूता जैसे कि फेंक दिया मुंह पे। लेकिन ये बेशर्म जो हमारे जो तथाकथित, हाँ हाँ, वो ओबीसी जो लीडर हैं और दलित हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के जो लीडर्स हैं, ये बेशर्म हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारा जब 68 वर्ष की आज़ादी में 2-3 जज सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो ये जो 10% वाले जो बेईमान हैं उनके मुंह पर जैसे जूता फेंक देता है। इन लोगों के पास स्वाभिमान नहीं है, ये सत्ता के लालच। किसके पास में स्वाभिमान? जैसे ओबीसी के जो दलित ये जो नेता हैं, जो दलित के जो नेता हैं और जो आदिवासी जो नेता हैं, जो सत्ता के लालच में ये 10% जो शोषक लोग हैं, जो पूरे सिस्टम पर कब्जा किए हुए हैं, उन लोगों के साथ बने हुए हैं। ये जैसे गलत है, ये गलती कर रहे हैं, अपने समाज को धोखा दे रहे हैं, सारे मेहनत कर लोगों को ये धोखा दे रहे हैं। ये तो बात मैं जैसे कह रहा था न्यायपालिका के, और ये जो सचिव स्तर के 90 सीट है उसकी बात मैं कह रहा था। और अब जैसा ये अभी बहाली जैसे हुई है उत्तर प्रदेश में, 70,000 शिक्षकों की जो बहाली हुई है, उसमें ओबीसी के सीट 30,000 लूट लिए गए हैं। ये बेईमान बोलता नहीं है और उस सिस्टम पर कंट्रोल किए हुए है। सिस्टम जो है उसमें लगाया जा रहा है याचिका, तो उसको कर भी नहीं रहे सिस्टम। यही हाल जितना विभाग है तमाम विभागों का है। किसी भी विभाग में वो कोरम पूरा नहीं किया जा रहा है। आज मैं बता रहा हूँ इन प्रेजेंट कि ये स्थिति है। किसमें? मैं न्यायपालिका में कह रहा हूँ। न्यायपालिका में 64% एससी का सीट खाली है। न्यायपालिका में ओबीसी का सीट जो है कि ये कम है, यानी कम है। 80% ओबीसी का कम है, एसटी का 83% कम है। तो ये वैकेंट रखा जा रहा है, खाली जैसे रखा जा रहा है सीट, एकदम प्रायोजित और जरूरत से ज्यादा। अब आ जाइए यूनिवर्सिटी में, टोटल 45 से 48 सरकारी जो यूनिवर्सिटियां हैं, उन यूनिवर्सिटियों में अभी स्थिति यह है कि ये 5 को 80 है, 80 में बता रहा हूँ। 80 में 5, 90 में 5 को है ओबीसी का है और 2 एससी का है और 1 एसटी का है। यही स्थिति है। तो ये पूरी गलती किसका है ये बताइए ना। बहुजन समाज के लोग जो है सत्ता में काबिज हैं, तो ये गलती किसका है? ये गलती उन लोगों का है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण ये बेईमानों के साथ उनको राज सत्ता पर कंट्रोल करने के लिए जो सहयोग कर रहे हैं, गलती जैसे उनकी है। बताइए, अभी तो पूरा जो है बिहार में प्रचंड बहुमत मिला है आप लोग की। प्रचंड बहुमत का जो राज है वो देश नहीं, अब तो दुनिया ग्लोबल है ना। दुनिया जैसी जानती है कि ये इस चुनाव को जो है जीतने के लिए, जैसे ही चुनाव का जैसे घोषणा हुआ, चुनाव की घोषणा होते ही और क्या किया गया, कहा गया कि हम जैसे हर परिवार में एक महिला को 14,000 ना 10,000 रुपया जैसे देंगे और 1,90,000 रुपया और मिलेगा। हाँ हाँ, और बाद में जैसे रुपया भी जैसे ही मिलेगा, लगभग 2 लाख रुपया। तो ये लोगों को जैसे ठगा जा रहा है। ये तो दुनिया जैसी जानती है कि लोगों के वोट को ये लूट लिया गया, हाईजैक कर लिया गया, लूट लिया गया। तो उसमें तो अपने लोग हैं ना। आप अपने लोग, बिहार में तो अपनी सत्ता है, बहुजन समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ पर है यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग? ठीक है, ये जो बहुजन जिसे आप समझ रहे हैं, बहुजन शब्द भी जैसे बहुत आ रहा है, लेकिन जो बहुजन जो लीडर हैं,
इनका नैतिक पतन जैसे कि हो गया है। इसको कहने में जरा सा भी संदेह नहीं है। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि 68 वर्ष में ये हाल है तमाम जैसे विभागों का, चाहे वो मुख्य सचिव का जैसे की बात हो, या फिर अभी देखिए ना भाई, एगो नई बात मैं बता रहा हूँ, यूजीसी का जो मैटर है, यूजीसी का जो मैटर है, यूजीसी मैटर में ये है कि पहले से एक कानून जैसे बना हुआ था कि समाज के जो दलित छात्र हैं, जो आदिवासी छात्र हैं, उन लोगों के साथ कोई अपमान जनक जो है से व्यवहार नहीं करे। जो लोग उनके साथ उस तरह का कार्य करेंगे उनके खिलाफ जैसे कार्रवाई होगी। तो हुआ क्या है कि इधर 5 वर्षों में ओबीसी के साथ भी इस तरह की घटनाएं जैसे कि बढ़ी है, और उसमें 113 समान समाज के लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदू को हिंदू में बांटा जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, उसमें मैं बता रहा हूँ, उसमें आपका मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी हाल का जो सरकार का रिपोर्ट आया है उसमें 113% इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुआ है। तब जाकर के यूजीसी को ये करना पड़ा, एक कमिटी बना करके कि ओबीसी को इसमें डाल करके इसको सुरक्षित किया जाए। और ये घटना इतनी बड़ी है कि रोहित वेमुला से लेकर के अब तक के कई दर्जन जैसे छात्र उत्पीड़ित जैसे किए गए, जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और ये सुसाइड का स्तर इन छात्रों तक के सीमित नहीं रहा। हमारा देश का आईपीएस अफसर, एक एसपी जो कार्यरत एसपी जो है एक सुसाइड नोट 9 पेज का लीक करके मरा, कि जो 16 जो आईएएस पदाधिकारी थे, आईपीएस पदाधिकारी थे, जो डीजीपी तक के जैसे गए थे, आईजी डीआईजी हुए थे, और उन लोगों ने मुझ पर दबाव दिया। और जो है अभी आईपीएस अफसर, उन लोगों ने 16 लोगों ने मुझ पर दबाव दिया, और यही कारण है कि मुझको सुसाइड करना। तो जैसा अंदाजा लगा लीजिए कि जो एक जिला का जैसे कि मालिक होता है, एसपी सुरक्षा का जैसे मालिक होता है, वो इस देश में सुसाइड कर रहा हो, उत्पीड़न से सुसाइड कर रहा हो, तो ये बेशर्मन है जिसको आप बहुजन नेता कहते हैं, चाहे ओबीसी अपने को कहता हो, या दलित कहता हो, या शेड्यूल ट्राइब कहता हो। ये तो बेशर्म है, निर्लज है। ये सत्ता के लालच में उन लोगों के साथ हुआ है, अब अपने ही लोगों का ये अति करवा रहा है, क्या करवा रहा है? हाँ, दमन जैसे करवा रहा है। ये है हकीकत। अपने लोगों को दमन करवा रहे हैं। दमन कहाँ कोई सड़क पर उतर रहा है? 3% को कहा जा रहा है, 3% जो है सड़क पर उतर करके जो है यूजीसी का जो है स्टे लगवा दिया। स्टे लगवा दिया इसलिए कि मैंने जैसे अभी बात कहा कि 68 वर्ष की आबादी में 97% सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज हैं वो अपर कास्ट के हैं, और ये अपर कास्ट के जैसे बीसी घराना के लोग हैं। और ये जाते हैं किससे? कॉलेजियम सिस्टम से। कॉलेजियम सिस्टम जो समाप्त होना चाहिए। बहुत दुनिया के बहुत तेज देश हैं जहाँ कॉलेजियम सिस्टम जैसे नहीं चलता है, तो वहाँ यूपीएससी का जो जिस तरह से एग्जाम होता है राष्ट्रीय स्तर पर, उस तरह से एग्जाम लेकर के जजों की बहाली होनी चाहिए। इस नियम को तुरंत रद्द करवाना चाहिए। इन बेईमान लोगों को मैं कहता हूं, जो जिसे आप बहुजन कह रहे हैं, इन बेईमानों को शर्माना चाहिए, शर्माना चाहिए। समान समाज के आदमी कह रहे हैं कि जो है ना से हमने अपने बाप दादाओं को हमने इतना कुर्बानी दी है कि आज भारत आगे बढ़ा है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। स्वर्ण समाज की बात छोड़ दीजिए, जिसका ये स्वर्ण समाज जो है कि आज ये तख्ती उठाए हुए है, जिसको सर आंखों पर रखे हुए है ना। आरएसएस जो है दलाल था अंग्रेजों का, आरएसएस दलाल था अंग्रेजों का। भारत के जैसे क्रांतिकारियों को इधरवाते थे, पकड़वाते थे, जेल डलवाते थे, यही काम था। दुर्भाग्य है इस देश का। इसका ये तो राष्ट्रवाद की नारा देते हैं। ये झूठ, इनका राष्ट्रवाद जैसे कि झूठा है। अगर ये राष्ट्रवादी होते, राष्ट्रवादी का मतलब होता है राष्ट्रभक्त, और राष्ट्रभक्त का मतलब होता है कि देश की जो प्रजा है उनके हितों की जो रक्षा करने वाला हो, उसको जो हितों की बात करता हो, रक्षा करने की बात करता हो, उसको राष्ट्रभक्त कहते हैं। राष्ट्रभक्त जैसे कि इन बेईमानों को कैसे कहेंगे? जब 68 वर्ष में मुझको ये सुप्रीम कोर्ट में जगह नहीं दिया, 10% वाले जैसे वहां भरे हुए हैं 90%, और फिर जो सबसे बड़ा पढ़ लिख करके गए हैं ना, पढ़ लिख करके जैसे नहीं गए हैं, वो बैकडोर से गए हैं, वो बैकडोर से गए हैं, पढ़ लिख करके नहीं गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप पढ़ लिख करके गए हो तो आप जैसे एग्जाम करा लो। कॉलेजियम सिस्टम जैसे क्यों रखे हुए हैं?